रास्ते हैं हजार चलना तो पड़ेगा, रास्ते हैं हजार चलना तो पड़ेगा, सूरज सा बनना है तो तपना भी पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं नितेश मिश्रा आप सभी का एन मिश्रा क्लासेस में इन्हीं चंद उत्साहवर्धक पंक्तियों के साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज हम सभी बीएड प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र मनोविज्ञान के इकाई चतुर्थ का अध्ययन करना शुरू करेंगे, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमने लिखा भी हुआ है यहाँ पर व्यक्तित्व, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनालिटी। आज हम व्यक्तित्व के बारे में पूरा चर्चा करेंगे कि व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, व्यक्तित्व की परिभाषाएं क्या हैं, उसके बाद व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज पूरी अध्ययन हम करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल पे आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ठीक है, तो बिना देर के हुए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्सनालिटी जो शब्द है यह आपके व्यक्तित्व शब्द को इंगित करता है, यानी कि जो पर्सनालिटी है इसका हिंदी होता है व्यक्तित्व। सामान्यतः बोलचाल में लोग बोलते हैं कि इनका व्यक्तित्व गड़बड़ है, यह बहुत ही शानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, इनकी पर्सनालिटी उनके नाम के अनुसार सूट करती है। ठीक है, ऐसे तमाम शब्द हमें व्यक्तित्व के संदर्भ में सुनने को मिलते हैं। तो हम ये जानेंगे कि व्यक्तित्व शब्द आया कहाँ से। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसकी उत्पत्ति या अर्थ को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, जो पर्सनालिटी शब्द है यह व्यक्ति के बाह्य गुणों को इंगित करता है। किसको गुण इंगित करता है? व्यक्ति के बाहरी गुणों को। हम किसी भी व्यक्ति के हाव भाव को जब देखते हैं तभी बोलते हैं कि ऐसी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। भले व्यक्ति अंदर से क्या सोच रहा है, क्या करता है, वो अलग की बात है, लेकिन जो हम बाहरी हाव भाव देखते हैं, जो उसके बाह्य गुण को देखते हैं, तो हम समझते हैं कि यही क्या है, उसका व्यक्तित्व है। तो ये जो पर्सनालिटी शब्द है यह व्यक्ति के बाह्य गुणों को इंगित करता है। और एक बात और जानिए कि पर्सनालिटी शब्द जो है ये डायरेक्ट नहीं आया है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना, नोट करिएगा, जो पर्सनालिटी शब्द है यह लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है आपका पर्सनालिटी। ठीक है, यह लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना। ठीक, अब ये जो पर्सोना है इसका क्या अर्थ होगा? देखिए, पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, अर्थात जो कलाकार रंगमंच पर मुखौटा धारण करके अभिनय करते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं हम पर्सोना। तो यह जो लैटिन शब्द है पर्सोना, पर्सनाल से पर्सनालिटी बनी है, क्योंकि जैसे कि जब रंगमंच पर अभिनय होता है मुखौटा पहन करके, तो वहाँ व्यक्ति के आंतरिक जो चेहरा उसका है, जो असली चेहरा है, वो न दिख करके जो बाहरी चेहरा वो मुखौटा लगाया होता है, जैसे कोई व्यक्ति हनुमान जी बना हुआ है या कोई बंदर बना हुआ है, तो जो वह चेहरा लगाया होता है वह क्या करता है, उसी के अनुसार अपना व्यवहार करता है। ठीक है, तो हम उसके व्यक्तित्व को नहीं देखते हैं, हम उसके जो मुखौटाधारी व्यक्तित्व होता है उसको देखते हैं हम। ठीक, तो वही क्या है, वही हमारा क्या है, पर्सनालिटी है। यानी कि पर्सोना जो हमारा बाहरी गुण दिखा रहा है, मुखौटा के द्वारा बाहरी गुण हमें जो दिख रहा है उसे क्या कहेंगे, व्यक्तित्व कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, पर्सनालिटी शब्द जो है यह व्यक्ति के सिर्फ बाह्य गुणों को दिखाया जाता है इसके द्वारा। यह क्या है, यह पुरानी अवधारणा है। ठीक है, क्योंकि प्राचीन काल में व्यक्ति मुखौटा लगा करके अभिनय करता था। ठीक है, तो उसी से क्या बना, पर्सनालिटी शब्द बना, पर्सोना से ही। लेकिन यह जो धारणा है कि व्यक्तित्व के द्वारा व्यक्ति के बाह्य गुणों का ही अध्ययन किया जाता है, ठीक है, यह क्या है, यह बहुत ही पुरानी अवधारणा हो चुकी है। अब क्या है, अब यह है कि व्यक्तित्व के द्वारा शारीरिक गठन, बल्कि नोट कर लेंगे थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए, बल्कि अब ये नवीन धारणा यह है कि पर्सनालिटी के द्वारा, यह पुरानी अवधारणा थी कि वाह्य व्यवहार, वाह्य व्यवहार या गुणों का अध्ययन किया जाता है, यह पुरानी बात थी। अब वर्तमान में
शारीरिक, मानसिक, वेशभूषा, ठीक है, शारीरिक गुण, मानसिक गुण, वेशभूषा और व्यक्ति के रंग रूप, ठीक है, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? पर्सनालिटी के द्वारा करते हैं। आप समझ रहे होंगे कि पर्सनालिटी शब्द क्या था, मतलब पुराने समय में संकीर्ण था, अब क्या हो गया है, इसका जो अर्थ है यह व्यापक हो गया है। व्यक्ति के कार्य व्यवहार, शारीरिक मानसिक गुण, वेशभूषा, ठीक है, रंग रूप, इन सभी का अध्ययन पर्सनालिटी के अंतर्गत हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए यह तो हो गया कि पर्सनालिटी शब्द का उद्भव कैसे हुआ, पर्सोना से हुआ। ठीक है, पर्सोना का होता है मुखौटा, जिसे लगा करके मंच पर कलाकार अभिनय करते हैं। ठीक है, तो पुराने समय में था कि यह बाह्य गुणों को दिखाता है, वर्तमान समय में वह विभिन्न सारे गुणों को दिखाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे, यह तो हो गई अर्थ, ठीक, और उसकी व्युत्पत्ति। अब हम देखेंगे कि व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी की परिभाषा अर्थात डिफिनेशन क्या क्या है और किन किन मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली परिभाषा है हमारे गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड महोदय ने कहा कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यानी किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह उसके अंदर जो जितने भी गुण हैं और वह क्या है, टोटल सम है, टोटल पूरा योग है। ठीक, आगे देखिए एक परिभाषा है वुड्सवर्थ के अनुसार। वुड्सवर्थ के अनुसार इन्होंने परिभाषा दिया कि पर्सनालिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का क्या है, समग्र विशेषता है, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार की पूरी विशेषता क्या है, उसका व्यक्तित्व है। जिस तरह का उसका व्यवहार होगा, ठीक है, उसी तरीके क्या होगा, उसका व्यक्तित्व होगा। ये बात किसने कहा, ये बात कहा वुड्सवर्थ महोदय ने। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के होंगे छात्र वैसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा वुड्सवर्थ ने कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। आगे देखेंगे, आगे परिभाषा आलपोर्ट महोदय के अनुसार है। आलपोर्ट महोदय की परिभाषा यह तुरंत नहीं आई है। आलपोर्ट महोदय ने क्या किया कि जो 50 परिभाषाएं इनके आने से पहले, यानी कि इस परिभाषा के आने से पहले 50 परिभाषाएं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से दी थी, उन सभी का इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। तो अध्ययन करके इन्होंने सबका निचोड़ निकाला, निष्कर्ष निकाला। इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इन्होंने निष्कर्ष निकाला जो कि उनकी परिभाषाओं में पूरा दिखता है। इन्होंने देखिए निष्कर्ष क्या दिया, इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करता है। यानी किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वह मनो यानी कि दिमाग से और शरीर से, इन तीनों क्या है, इन दोनों गुणों का क्या है, गत्यात्मक संगठन है। ठीक है, गति करने वाला संगठन है जो वातावरण के साथ क्या करता है, समायोजन स्थापित करता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जिस तरह का व्यक्तित्व होता है उस तरह का व्यक्ति क्या करता है, समायोजन वातावरण के साथ स्थापित करता है। ठीक है, अगर वह सुसमायोजित व्यक्तित्व का है तो वह जल्द ही वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेगा। यदि वह कुसमायोजित व्यक्तित्व का है तो वह क्या करेगा, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है। तो देखिए इनकी परिभाषाओं से हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं। देखिए चीज़ें क्या पता चलती हैं, यह तो आप जान गए होंगे। देखिए इनकी परिभाषाओं से हमें 3 चीज़ें पता चलती हैं। सबसे पहली बात यह है कि व्यक्तित्व की प्रकृति क्या है, व्यक्तित्व की प्रकृति क्या है, गत्यात्मक। इन्होंने गत्यात्मक संगठन जो शब्द यूज किया, तो इनके हिसाब से व्यक्तित्व की जो प्रकृति होगी वह क्या होगी, गत्यात्मक होगी। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व में मनो और शारीरिक दोनों गुण होते हैं। कौन कौन, एक मन वाला और एक शरीर वाला। ठीक है, मन प्लस शारीरिक, यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों गुणों का समन्वय क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, नोट कर लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है, गत्यात्मक प्रकृति बताया और मानसिक व शारीरिक गुणों का क्या किया, इन्होंने समन्वय बताया।
और आगे देखिए इन्होंने क्या कहा कि व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन में क्या होता है, दिखाई देता है। यानी कि जब व्यक्ति वातावरण के साथ क्या करता है, समायोजन, वातावरण के साथ समायोजन, देखिए वातावरण के साथ समायोजन में व्यक्तित्व क्या होता है, परिलक्षित होता है, यानी कि दिखाई देता है। तीन बातें की परिभाषाओं से निकली क्या क्या कि व्यक्तित्व गत्यात्मक प्रकृति का होता है, व्यक्तित्व मानसिक और शारीरिक दोनों गुणों का योग होता है, और व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन करने के फलस्वरूप क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक, वातावरण के साथ अगर अच्छा समायोजन हो जाता है तो सुसमायोजित व्यक्तित्व है, अगर समायोजन नहीं हो पाता है तो कुसमायोजित व्यक्तित्व है। ठीक है, तो यह थी हमारे व्यक्तित्व की परिभाषाएं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि व्यक्तित्व के प्रकार कितने हैं। ठीक है, और किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के। आप लोग जो मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट बनाते रहिए ताकि आपको किसी से नोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े, और जितना पढ़ाया गया है अगर उसे आप याद करके परीक्षा में बैठेंगे तो यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी परीक्षा में हताश नहीं होना पड़ेगा, आप अच्छे अंक ला सकेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, देखिए व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में। देखिए व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में चर्चा होगी, जिसमें सबसे पहला नाम आता है, व्यक्तित्व के प्रकार की अगर चर्चा की जाए तो इसमें नाम आता है सबसे पहला क्रीचमर महोदय का। किसका? क्रीचमर महोदय का। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि कई मनोवैज्ञानिकों ने कई चीज़ों को आधार मान करके व्यक्तित्व की क्या की है, व्याख्या की है, उसके प्रकार को बताया है। जैसे कि सबसे पहला है हमारा क्रीचमर महोदय का शरीर रचना के आधार पर। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्या है हमारा शरीर रचना के आधार पर। अब देखिए शरीर रचना के आधार पर क्या इन्होंने बताया क्रीचमर महोदय ने, ध्यान दीजिएगा एकदम, बिल्कुल भी आज को नोट करते रहिए हमारे साथ। ठीक है, हम बीच बीच आपको वक्त देंगे इसके साथ लेने का। देखिए क्रीचमर महोदय ने 1925 में, कब? क्रीचमर, हालांकि नाम आप लोगों के लिए नया होगा, 1925 में, ठीक है, क्रीचमर महोदय ने सन 1925 में व्यक्तित्व के प्रकार शरीर रचना के आधार पर बताया। और इन्होंने कितने प्रकार बताया? इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताया। कौन कौन से? लंबकाय, गोलकाय और सुडौलकाय। कौन कौन से? लंबकाय, देखिए लंबकाय बताया इन्होंने, उसके बाद बताया इन्होंने सुडौलकाय, और उसके बाद इन्होंने भी बताया एक होता है गोलकाय। ठीक है, नाम से आप कुछ समझ रहे होंगे कि यह नाम जो है यह इसकी व्याख्या कर रहा है। अब देखिए लंबकाय में इन्होंने क्या बताया। इन्होंने कहा कि शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है लंबकाय। अब देखिए लंबकाय के बारे में इन्होंने क्या बताया, ध्यान सुनिएगा और आपको समझ में आए तो उसे मेन पॉइंट को नोट करते रहिएगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो लंबकाय वाले व्यक्ति होते हैं वह क्या होते हैं, वह आत्मकेंद्रित होते हैं, संकोची होते हैं। नोट करते रहिए, क्या होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं, संकोची होते हैं, और इसके बाद यह आलोचक भी होते हैं। कौन कौन से? देखिए नोट कर लीजिए, आलोचक, इन्होंने बताया आलोचक होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है, और क्या क्या होते हैं भैया, और होते हैं आत्म केंद्रित। ठीक है, आत्म केंद्रित। अगर आपको इनको अगर परखना हो तो कोई अगर आपके अगल बगल कोई व्यक्ति है जो कि क्या है, खूब लंबा है, क्या है, अमिताभ बच्चन जैसा लंबा है, तो आप उस पर यह चीज़ क्या करते हैं, देख सकते हैं। अगर यह नहीं तो पक्का है कि यह, अगर यह नहीं तो यह विशेषता उसके अंदर जरूर पाई जाएगी। अगर वह आलोचक होगा तो ठीक,
अंतर्मुखी होगा तभी ठीक है। अगर वह आलोचक, अंतर्मुखी, आत्म केंद्रित अगर नहीं है तो वह पक्का क्या होगा, वह पक्का संकोची होगा। जो क्रिचमर महोदय ने कहा, इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति लंबे होते हैं वह क्या होते हैं, संकोची होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और क्या होते हैं, आलोचक होते हैं। आगे देखिए, इन्होंने कहा सुडौल काय व्यक्ति के लिए। अब सुडौल काय व्यक्ति क्या होता है, वह व्यक्ति जो क्या होता है, न ज़रा बड़ा होता है न ज़रा क्या होता है, छोटा होता है, आकार में मध्यम आकार के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो हष्ट पुष्ट होते हैं। इसीलिए सुडौल काय व्यक्ति को इन्होंने कहा पुष्ट काय, एक इन्होंने नाम दिया पुष्ट काय, ठीक है। सुडौल काय को इन्होंने क्या दिया, पुष्ट काय, यानी व्यक्ति क्या होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए इन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति विनोद प्रिय होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, प्रिय के बाद है परिश्रमी। इन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति मेहनती भी होते हैं, ठीक है। विनोद प्रिय यानी कि हंसी मजाक करने वाले, परिश्रमी, परिश्रमी का अर्थ है कि खूब मेहनत करने वाले, और महत्वाकांक्षी यानी कि उनकी क्या होती हैं, बहुत ही आकांक्षाएं होती हैं। आकांक्षाओं का अर्थ है कि उनके अंदर कई सारी इच्छाएं पाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, सुडौल का आगे पाया है गोल काय। अब गोल काय को भी इन्होंने एक और नाम दिया था, वह नाम है स्थूल काय। स्थूल काय इन्होंने नाम दिया गोल काय को स्थूल काय, ठीक है। अब देखिए गोल काय कौन से व्यक्ति होते हैं, तो गोल काय वह व्यक्ति होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं और मोटे होते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के लिए इन्होंने कहा कैसे व्यक्ति आराम पसंद, मिलनसार होते हैं। कैसे होते हैं, आराम पसंद, और भी सारे गुण इसमें पाए जाते हैं, मैं मुख्य गुण बता रहा हूँ। आराम पसंद, मिलनसार। मिलनसार मतलब ये है कि किसी से भी व्यवहार बनाने में क्या होते हैं, बहुत ही कुशल होते हैं, अर्थात सामाजिक प्रगति के व्यक्ति होते हैं। मिलनसार होते हैं और क्या होते हैं, सामाजिक प्रगति, ठीक है। तो यह इन्होंने बताया क्रिचमर महोदय ने व्यक्तित्व के प्रकार 3 शरीर रचना के आधार पर, लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय, ठीक है। पहला क्या था कि जो लंबकाय होते हैं आलोचक होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं यानी कि कम बोलने वाले होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, संकोची होते हैं। सुडौलकाय वाले जो हष्टपुष्ट होते हैं वह क्या होते हैं, वह विनोद प्रिय होते हैं, परिश्रमी व महत्वाकांक्षी होते हैं। एक बात यहीं पे और नोट कर लीजिएगा कि जो जैसे कि सुडौलकाय के लिए पुष्ट काय नाम दिया गया है, गोलकाय को इन्होंने स्थूल काय भी कहा है, उसी तरह लंबकाय को इन्होंने एक नाम दिया है जिसे कहते हैं हम कृशकाय। कृशकाय, ठीक है। और लास्ट बचता है गोलकाय। गोलकाय को स्थूल काय कहा, और आराम पसंद, मिलनसार व सामाजिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो यह तो बात हो गई किसके आधार पर, शरीर रचना के आधार पर। और देखिए क्रिचमर महोदय से मिलता जुलता ही एक थे सेल्डर महोदय। दूसरा है शरीर रचना के आधार पर ही, लिख लीजिए, शरीर रचना को ही आधार मानकर सेल्डन। देखिए शरीर रचना को ही आधार मान करके सेल्डन महोदय ने 1942 में इन्होंने भी 3 प्रकार बताए। व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार। कौन कौन से हैं नोट कर लीजिएगा। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व का जो सबसे पहला प्रकार होता है वह होता है गोलाकार, ठीक है। कौन सा, गोलाकार। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक होता है आयताकार, गोलाकार, आयताकार, और उसके बाद इन्होंने तीसरा बताया कि तीसरा हमारा होता है लंबाकार, ठीक है। गोलाकार, आयताकार व लंबाकार, यानी गोल, आयत व लंबा,
ठीक है। इन्होंने 3 आकृतियाँ बताई, गोलाकार, आयताकार व लंबाकार। जैसे कि अब अंग्रेजी में कहते हैं इंडोमॉर्फिक यानी कि गोलाकार, आयताकार को बोलते हैं मेसोमॉर्फिक और हम लंबाकार बोलते हैं इक्टोमॉर्फिक। ठीक है, यह 3 प्रकार हो गए शरीर रचना के आधार पर सेल्डन महोदय ने कहा। और ये जो तीनों प्रकार हैं, यह तीनों प्रकार इससे मिलते रहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार युंग महोदय ने क्या बताया। तो देखिए युंग महोदय ने बताया सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर, देखिए इन्होंने भी कहा कि व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। देखिए सामाजिक प्रकृति के आधार पर युंग महोदय ने कहा कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? 3। देखिए तीसरा, ये थे हमारे युंग, जिसे हम कहते हैं जुंग भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के 3 प्रकार जो होते हैं वो क्या होते हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उसके बाद है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब ये देखिए तीनों क्या है, इसको अच्छे समझिए। अंतर्मुखी का मतलब यह है यानी कि वह व्यक्ति जो क्या होते हैं? संकोची होते हैं, कम बोलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? संकोची होते हैं, लज्जाशील होते हैं और क्या होते हैं? कम बोलते हैं। जब जिनका भी ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी रहा होगा तो वहाँ प्रैक्टिकल भी बनता है, इन्हीं जो व्यक्तित्व परीक्षण करते हैं तो वह युंग महोदय के ही अनुसार होता है। इन्हीं के सामाजिक प्रकृति के आधार पर हम व्यक्ति को बांटते हैं कि यह क्या है? अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है या उभयमुखी व्यक्तित्व का जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी में बता रहा था आपको कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह होता है जिसमें व्यक्ति क्या होता है? संकोची होता है, लज्जाशील होता है। नोट करते रहिए, संकोची, लज्जाशील और एकांत प्रिय यानी कि एकांत पसंद होता है, यानी कि उसे शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ठीक है, और जल्दी घबराने वाला होता है। जो भी अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वह क्या होते हैं? वह बहुत ही जल्द घबराने वाले होते हैं और अध्ययनशील होते हैं। अध्ययनशील का अर्थ यह है कि वह बिल्कुल ही अपने अध्ययन में लीन रहते हैं। आगे देखिए दूसरा है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी में बताया इन्होंने, हमारे जुंग महोदय ने, इन्होंने कहा कि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है वह क्या होता है? चिंता मुक्त होता है। जैसे कोई काम अगर ऐसे उसके घर मान लीजिए कोई कार्यक्रम है, तो अगर वो कार्यक्रम परसों है तो कहेगा चलो यार कार्यक्रम परसों है तो आज ही क्या टेंशन लेना, कल से काम शुरू करेंगे, अभी तो कल का पूरा समय है ना हमारे पास। ठीक है, तो क्या होता है? चिंता मुक्त होता है। और क्या होता है? आशावादी होता है। जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है वह आशावादी होता है। आशावादी होने के साथ साथ वह क्या होता है? सामाजिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और अच्छा वक्ता भी होता है, यानी कुशल वक्ता होता है। जो बहिर्मुखी होता है, बहिर्मुखी तो जानते हैं कि बाहर बोलने वाला, मतलब उसके मन में जो आया वह व्यक्ति ने तुरंत बोल दिया। जैसे कहते हैं मुंहफट किस्म का व्यक्ति, तो वही होते हैं बहिर्मुखी। ठीक है, यानी कि पहला क्या था हमारा? इंट्रोवर्ट, दूसरा है एक्सट्रोवर्ट और तीसरा हमारा है उभयमुखी यानी कि एम्बीवर्ट। अब देखिए एम्बीवर्ट क्या होते हैं? एम्बीवर्ट का मतलब यह है कि इनमें दोनों की क्वालिटी पाई जाएगी, यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। देखिए अंतर्मुखी, ठीक है, अंतर्मुखी प्लस बहिर्मुखी, इन दोनों की जो विशेषताएं हैं वह किसे पाई जाएगी? उभयमुखी में पाई जाएगी। ठीक, तो आपने जाना कि युंग महोदय या जुंग महोदय ने किसके आधार बांटा था व्यक्तित्व को? सामाजिक प्रकृति के आधार बांटा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, यानी इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है। आज से नोट करते रहिए। हाँ, इसे हम साफ करने जा रहे हैं। ठीक है, बोर्ड वाश करने जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट करके ले लीजिए कुछ अगर लिखना है तो।
देखिए अगला हमारा है मूल दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। तो मूल दृष्टिकोण सबसे पहले ये जानते हैं कि यह मूल दृष्टिकोण जो है वैल्यूज ऑफ व्यू पॉइंट, यह किसने दिया है, यानी व्यक्तित्व का प्रकार जो है किसके आधार पर, मूल्यों के आधार पर। तो यह स्प्रेंजर महोदय ने दिया है, नाम नोट कर लीजिएगा, किसने दिया है, स्प्रेंजर ने यह मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का क्या किया है, बंटवारा किया हुआ है। इसमें सबसे पहला इन्होंने बताया है सैद्धांतिक, ठीक है, थ्योरेटिकल। इन्होंने सैद्धांतिक में क्या कहा कि जो सैद्धांतिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वह नियम कानून सिद्धांतों पर क्या कहते हैं, अधिक बल देते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों को वह करते हैं, ठीक। दूसरा हमारा है आर्थिक दृष्टिकोण के जो अनुसार व्यक्तित्व होते हैं वह क्या होते हैं, वह 3-5 करने वाले होते हैं। जैसे कि हमारा बनिया वर्ग है, वह क्या है, वह आर्थिक जो दृष्टिकोण है वह आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार अगर उन्हें देखा जाए इकोनॉमिक वैल्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो वे जो होते हैं इसमें जो हमारा बनिया वर्ग है, ठीक है, वह इसके अंतर्गत आता है। यानी कि ऐसे जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनकी क्या होती है, गणना बहुत ही तेज होती है और वह भौतिक सुख संसाधनों को प्राप्त करने की चाह रखने वाले व्यक्ति होते हैं। कौन, ये आर्थिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। आगे देखिए हमारा क्या है, आगे है हमारा धार्मिक। जो धार्मिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं और दैवी विपदा से डरने वाले होते हैं। डरने मतलब जैसे अगर बिजली कड़क रही है तो वह क्या करेंगे, वह बैठ के घर में राम 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 करेंगे, ठीक है, और बाकी जो भी है भगवान विश्वास रखने वाले होते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है, अगला है सामाजिक। तो सामाजिक प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वह क्या होता है, जैसे कि अब इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण इसमें दे सकता हूँ कि इस समय जो माहौल चल रहा है चुनाव का उत्तर प्रदेश में, तो इस समय जो गांव के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं, चाहे जिला पंचायत हो या फिर प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हों या गांव के बीडीसी के लिए हों, ये जो प्रत्याशी हैं उनमें आप सामाजिकता का गुण पूरा आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी काम अटका हुआ है उनसे आप कहेंगे तो वे पूरा सहयोग करके उस काम को करवाने की कोशिश करेंगे। यानी सामाजिक गुण में वो होता है, सामाजिक व्यक्तित्व का व्यक्ति वह होता है जो समाज में रहता है, जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, ठीक है। आगे देखिए राजनीतिक प्रकार का व्यक्ति कौन होता है। राजनीतिक प्रकार का व्यक्ति समझाने की जरूरत है नहीं, आप देख ही रहे हैं। जो राजनीतिक प्रकार व्यक्ति तो वह होता है जो ऐसे व्यक्तित्व रखने वाले राजनीतिक व्यक्ति वादे करते हैं, अपने कार्य को हमेशा लगन से करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। हालांकि वो अलग की बात है कि अब कथनी और करनी में अंतर हो गया है, ठीक है। और इन्होंने छठवां बताया सबसे लास्ट में कलात्मक। इन्होंने कहा कि एक कलात्मक दृष्टिकोण भी होता है। इन्होंने कहा कलात्मक प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, जिनका कलात्मक व्यक्तित्व होता है, वह ललित कला, चित्रकला, ठीक है, और सौंदर्य के ऐसे लोग क्या होते हैं, पुजारी होते हैं। अर्थात उनको जहाँ भी सौंदर्य दिख गया उन्हें क्या होगा, वहाँ उनका मन मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, उनका मन मोह लेता है, ठीक है। तो यह इन्होंने क्या कहा, मूल दृष्टिकोण के अनुसार से व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए, सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, कलात्मक, राजनीतिक और सामाजिक, ठीक। आगे देखते हैं हम। अब देखिए भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं। यह तो आप वेस्टर्न के हिसाब से पढ़ लिए। अब देखिए भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। इसमें क्या क्या है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन्होंने गुणों के आधार पर बांटा। इन्होंने कहा सत, रज, तम जो 3 गुण होते हैं, इन तीनों के अनुसार व्यक्तित्व को बांटा। इन्होंने कहा जिस व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता होती है, ठीक है, सत्व गुण की जिसमें प्रधानता होगी वह व्यक्ति ज्ञानी होगा, शांत होगा, सौम्य होगा, ठीक है, निर्मल होगा, छल कपट वाला नहीं होगा, दूसरों का भला करने वाला होगा और भगवान में विश्वास रखने वाला होगा। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जिनमें रजोगुण की प्रधानता होगी, जिन व्यक्तित्व में वह क्या होंगे, ऐसे व्यक्ति साहसी होंगे। जब साहसी हैं तो भाई पक्का है कि भाई वीर होंगे। उसके बाद कामनाओं व आसक्ति से
पूर्ण होंगे। ठीक है, कई सारी प्रबल उनकी इच्छाएं होंगी। आगे देखिए, तमोगुण वाले क्या व्यक्ति होते हैं? तमोगुण वाले व्यक्ति सुस्त होते हैं, झड़ालू होते हैं, आलसी होते हैं और क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। वो व्यक्ति तमोगुण के अंतर्गत आते हैं जिनका ऐसा व्यक्तित्व होता है। ठीक है, उसके बाद यह तो होगी भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व को बांटने की बात। अब आगे आता है हमारा आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार हमारे व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं, वात, कफ और पित्त। इन तीनों के आधार पर आयुर्वेद ने बांटा है। सबसे पहला है वात प्रधान व्यक्तित्व। वात प्रधान जो व्यक्तित्व होता है, इसमें व्यक्ति को हमेशा वात की समस्या हो रहती है और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? मोटे होते हैं। उसके बाद आता है पित्त प्रधान व्यक्तित्व। पित्त प्रधान व्यक्तित्व क्या होता है? हमेशा पित्त रोग से क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं, दुबले पतले होते हैं। और देखिए, जो व्यक्ति दुबला पतला होता है, जिसमें पित्त रस की समस्या होती है, वह प्रायः 90% देखा गया कि वह क्या होता है? क्रोधी होता है। ठीक, और अगला है कफ प्रधान व्यक्तित्व। कफ प्रधान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति हमेशा खांसी, सर्दी, जुकाम से पीड़ित रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस्नोफिलिया कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे होते हैं कफ प्रधान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। तो यह व्यक्तित्व के प्रकार आपने 6 लोगों के अनुसार पढ़ा। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, मूल दृष्टिकोण के अनुसार, शरीर रचना के अनुसार आपने पढ़ा, जिसमें क्रेचमर महोदय थे और सैल्डर महोदय थे। ठीक है, यह सभी आप लोगों ने क्या किया? अध्ययन किया। और सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार भी आपने अध्ययन किया, जिसमें कि हमारे जुंग महोदय थे, उन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा हुआ था। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो अच्छा व्यक्तित्व होता है किसी व्यक्ति का, उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता तो जहाँ तक मुझे लगती है कि उसकी शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को लिया जाना चाहिए। किसको? शारीरिक और मानसिक को। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसे। चलिए थोड़ा ही हटाते हैं, इतना अपना काम हो जाएगा। देखिए, गुणों के आधार पर, ठीक है, यानी कि जो अच्छे व्यक्तित्व होते हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, लिख भी लीजिए। अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता, ये आज की हमारी लास्ट रीडिंग है, इसी क्लास खत्म करेंगे हम। जैसे सबसे पहली क्या विशेषता हमारी है? सबसे पहली वाली विशेषता है शारीरिक गुण। शारीरिक गुणों के आधार पर देखिए क्या होना चाहिए। जो व्यक्ति हमारा अच्छे व्यक्तित्व वाला होता है, उसके अंदर कौन कौन से शारीरिक गुण, जिसे कहते हैं हम फिजिकल ट्रैट्स। फिजिकल ट्रैट्स कौन कौन से होने चाहिए, लिख भी लीजिए। फिजिकल ट्रैट्स देखिए, जो व्यक्ति ऐसे होते हैं उनके अंदर आकर्षक रंग रूप, मधुरवाणी दिनचर्या उनकी क्या होती है? नियमित होती है। कैसी होती है? उनके सारे गुणों में क्या क्या समाहित है? मधुरवाणी, उनकी दिनचर्या नियमित होती है, उनका रंग रूप क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, और शरीर से क्या होते हुए? हष्ट पुष्ट होते हैं, और उनका शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है? उत्तम होता है। तो यह हो गए शारीरिक गुण। जो व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं उनके शारीरिक गुणों में ये सब क्या होता है? समाहित होता है। अब हम आगे देखेंगे मानसिक गुण हमारा क्या है, दूसरा। देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे मानसिक गुण, तो मानसिक गुण में यानी मेंटल ट्रैट्स में जो व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं उनके मानसिक गुण में उच्च स्तरीय बुद्धि, यानी कि उनकी बुद्धि क्या होती है? उच्च स्तर की होती है। उनकी अवलोकन क्षमता जो होती है बहुत ही क्या होती है? तीक्ष्ण होती है। अर्थात वो थोड़ी गलतियों को बारीक से परखते हैं और अगर जो कमी होती है उसे क्या कहते हैं? जान लेते हैं। उसके बाद है तार्किक, यानी कि उनके अंदर क्या होती है? तार्किकता का गुण होता है। वह हर चीज़ को तर्क करके समझते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप घोड़ा को बकरी कहेंगे तो बकरी मान लेंगे, उससे पहले तर्क करेंगे। ठीक है, जिज्ञासु, और वे किस प्रवृत्ति के होते हैं? जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, जो अच्छा व्यक्तित्व होता है जिन व्यक्तियों का,
उनके सामाजिक गुण में क्या आएगा, उनके सामाजिक गुण में सोशल ट्रैट्स में जैसा कि आप सभी देख कर रहे हैं कि माहौल इस समय चल रहा है चुनाव का उत्तर प्रदेश में, और इस समय जिला पंचायत से लेकर के ग्राम पंचायत सदस्य तक के चुनाव हो रहे हैं। तो जो इसमें प्रत्याशी उतर रहे हैं उन सब में किसका गुण से पाया जा रहा है, सामाजिकता का गुण पाया जा रहा है। वे सभी सामाजिक हैं। अगर कोई कार्य फंसा हुआ है आप उनसे कहिए, वे आपसे मिल करके सहयोग की भावना अपना करके आपका कार्य जल्द से जल्द कराने का वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, तो सामाजिक गुण में देखिए क्या होता है, जो व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व वाला होता है उसके सामाजिक गुण में समाज सेवा, उसके अंदर समाज सेवा की भावना होती है, परोपकार की भावना होती है, धैर्यवान वह व्यक्ति होता है, नैतिकता से पूर्ण होता है, अर्थात बड़ों को देख करके प्रणाम करना, ठीक है, छोटों को आदरपूर्वक बात करना, ये सब नैतिक गुण में आते हैं। और समायोजन, जैसी भी स्थिति होती है उसके अनुसार अपने आप को वो व्यक्ति समायोजित कर लेता है। आगे देखिए संवेगात्मक गुण में क्या आता है, इमोशनल ट्रैट्स में आता है। जो व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व के धनी होते हैं उनके संवेगात्मक गुण में पहला है दयालुता, उनके अंदर दयालुपन का गुण होता है, आशावादी होते हैं, अहंकार व ईर्ष्या से मुक्त होते हैं, उनके अंदर किसी भी चीज़ का अहंकार और ईर्ष्या किसी से नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए धार्मिक गुण, पांचवा है आखिरी, अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता में पांचवा और सबसे आखिरी गुण है धार्मिक गुण। मोरल ट्रेट्स क्या होते हैं, देखिए मोरल ट्रेट्स के अंतर्गत आएगा देश प्रेम। जो अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या होता है, देश प्रेम होता है, समय के पाबंद होते हैं, ठीक है, ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं, और उनका चरित्र जो होता है नैतिकता से परिपूर्ण होता है, अर्थात वे एक सुसमायोजित व्यक्ति कहा जाए तो वे क्या होते हैं, एक सुसमायोजित व्यक्ति के धनी होते हैं। ठीक है, तो यह जो है व्यक्तित्व, यह अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताओं को प्रकट कर रहा है इन बिंदुओं के माध्यम से, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, धार्मिक और शारीरिक गुण। ठीक है, तो इस तरह से आज यह व्यक्तित्व पर्सनालिटी की क्लास समाप्त होती है। और मैं आप सभी को बता दूं कि आप अपने क्लासेस में जाते हैं तो एक लगभग 40 मिनट या कहीं कहीं एक घंटे की क्लास चलती है मनोविज्ञान की। उन क्लासों को हम कम से कम समय में ख़त्म करना के प्रयास कर रहे हैं कि ख़त्म कर दिया जाए क्लास को। तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, कम से कम 40 मिनट 35 मिनट की क्लासेस तो आपकी चलेंगी, क्योंकि समझाने में वक्त लगता है और विस्तार पूर्वक किसी चीज़ की व्याख्या करनी होती है। इसलिए धैर्य बना करके शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से अधिगम कर लेंगे अगर आप, तो परीक्षा में आपको समझ लीजिए 70% नंबर प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। यह मेरा लिखित दावा है। तो साथियों फिलहाल मुझे विदा करिए, धन्यवाद।